बच्चे, स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, ये पार्ट 1 में आपको हम शुरुआत किए थे, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। ये पार्ट 2 है एक्चुअल में। ये चैप्टर 13 है, क्लास 10 की हिंदी की चैप्टर 13 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अनुराधा शर्मा पुजारी की जो भी उनकी लेखिकी जीवनी है, वो लेखिका के जीवनी के बारे में मैंने पूरी तरह आपको वीडियो में समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे सारांश होती है, वन भ्रमण बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हर बच्चे को तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है वन भ्रमण, ठीक है। तो ये इसका सारांश भी मैं समझा चुका हूँ। वन भ्रमण की जो पहला पार्ट का वीडियो था, वहाँ पे आपको करीब बहुत सारे लेक्चर में दे चुका हूँ यहाँ से। तो मैं शुरुआत करूँगा जहाँ पे ख़त्म हुआ था। देखिए, जो बच्चे ये नहीं सुने हैं ना, पहला लेक्चर आप अगर नहीं सुने हैं तो ये वाला ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इससे सब रिलेवेंट है, एक के साथ एक रिलेवेंट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, ठीक है, लिंक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। पवन है, एक लड़का का नाम है। उसके बाद पंखुड़ी आती है, उसकी एक बहन है, और उसी में उसकी मम्मी की भी कुछ रोल आ जाएंगी। टीचर का रोल रहेगा ही, बच्चे का भी रोल है। तो बहुत सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक मैं पढ़ा चुका था, ठीक है। आगे चलते हैं। जब थोड़ी सी हम फ्लैशबैक पे जाते हैं तो आपको देखने को कहानी में क्या मिलेगा कि क्लास मैं थोड़ी बताना चाहता हूँ, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, तो उनको भी थोड़ी बहुत फ्लैशबैक से याद आ जाएगी। हुआ क्या है इस कहानी में, वन भ्रमण के लिए क्लास 9 और 8 के जो भी स्टूडेंट है, टीचर अनाउंसमेंट करते हैं कि हम लोग इस बार वन भ्रमण घूमने जाएंगे। वन भ्रमण मतलब आप जिस तरह पिकनिक वगैरह में जाते हैं, वनभोज में यानी पिकनिक में, तो वहाँ पे टीचर क्या करता है कि सबको गाइडलाइन देता है कि बच्चे आपको क्या क्या सामान लेके जाना है और क्या क्या नहीं लेके जाना है। ये सब की लिस्ट उन लोगों को दे दी जाती है। यहाँ पे बात एक बहुत ज़्यादा अहम भूमिका यहाँ पे निभाते हैं। ये दो है, एक है पंखुड़ी, एक है पवन। पवन पंखुड़ी से बड़ा है, वह क्लास 9 में पढ़ा है, पंखुड़ी 8 में पढ़ती है, शायद देख लीजिएगा। तो हुआ क्या, पंखुड़ी देखती है कि पवन जो उसका भैया है वह अपना सामान ठीक से तैयार नहीं करते हैं, बहुत कुछ छोड़ देते हैं, खाना खाने के बाद भी बर्तन वगैरह साफ़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तर्क वितर्क आता है दोनों में, ये कहानी में आपको मिलेगा, ये मैं समझा चुका था। इसके बाद वही तर्क वितर्क के बाद ही यहाँ से कहानी शुरुआत होती है। फ्लैशबैक की जो भी थी मैं थूल-मूल में समझा दिया। आगे चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। पवन भी कम न था। पंखुड़ी बोलती है, भैया आपका काम खुद करना चाहिए, मम्मी भी बोल रही है। तो पवन उसमें क्या जवाब देता है, तो पवन भी कम न था, उसने पंखुड़ी की बाल खींचते हुए बोला, तब मैं खुद करूँगा, नहीं तो मुझे बुला लूँगा। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। पवन भी कम न था, पंखुड़ी बोलती है कि भैया तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। पवन इससे नाराज़ हो जाता है। वो पवन बोलता है कि पिताजी को मैंने काम करते हुए नहीं देखा है, लड़कियों का काम है, लड़कियों को करना चाहिए। पवन ये जवाब देता है पंखुड़ी को, और वह कहता है कि उसकी बाल पकड़कर पंखुड़ी की बाल खींचते हुए बोलता है, अगर मुझे कभी ज़रूरत भी होती है ना, तो मैं तुझे ही बुला लूँगा मेरे काम करने के लिए, तुम कर देना। ऐसा पवन बोल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होती जाएगी। अब आपका हिस्ट्री में कुछ दिलचस्पी होगा। देखिए, उसके बाद दोनों भाई बहन में मारपीट शुरू हो गई। दोनों में ये बातें को लेकर मारपीट शुरू हो गई। एक जब पीठ पर मुक्का मारते तो दूसरा जीभ निकालकर उसे चिढ़ाता। एक पीठ पर मुक्का मारता तो दूसरा जीभ निकालकर चिढ़ाता, ठीक है। अंत में माँ दोनों को मिठाई, बिस्कुट अथवा अपने बागान में लगे केले के घौद में से 2-4 पकेट केले तोड़कर देती है। देखिए, हुआ क्या है यहाँ पे कि दोनों मारपीट करते हैं। एक मुक्का मारता है, दूसरा उसको जीभ निकालकर चिढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद मम्मी उसी समय आती है तो दोनों को मिठाइयाँ खिलाती है, बिस्कुट खिलाती है, और प्लस उसके जो गार्डन है, गार्डन में केले लगे हुए हैं, केले में से 2-4 केले लाकर दोनों को देती है और दोनों का झगड़ा शांत करती है। कौन करती है? मम्मी। मम्मी का तो अहम भूमिका देखने को मिलता ही है हर जगह। गर्मी की छुट्टी में वन भ्रमण पर जाने के लिए एक दिन पहले शाम को पंखुड़ी ने अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने लायक वस्तु एक बड़े से थैले में भर रख ली। पंखुड़ी क्या कर ली? भर कर रख ली।
वो जानती है हम गर्मी की छुट्टी में वन भ्रमण में जाएंगे, हमें बहुत सारे सामान की ज़रूरत होगी, तो वो अपने अनुसार अपनी मतलब कैपेबिलिटी जिसके जितना उसका मतलब ले जा सकती है, क्षमता है ले जाने की, उतना वो सामान आराम से भरकर रख लेती है। ठीक है, एक बड़ी और एक छोटी डायरी। देखिए क्या क्या रखती है। आप भी वन भ्रमण में जाइएगा, पिकनिक वगैरह में कहीं दूर जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या लेके जाना पड़ता है। ठीक है, एक बड़ी और एक छोटी डायरी, कपड़े के जूते, टोपी, पतला गमछा, ये आपके ऊपर है, योर चॉइस, आप चॉइस कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सक की दवाइयाँ, आप कुछ दवा लेके जाना पड़ता है, किसी को चोट लग जाए, वेंडिस वगैरह जो होता है ना, ये दवाइयाँ ले लीजिएगा। हाँ, टॉर्च लाइट लेना ही पड़ता है, सूती कपड़ा लेना पड़ता है, कलम भी लेना पड़ता है इत्यादि। अपनी वस्तुएं रखने के बाद पंखुड़ी पवन के पीठ पर लदा थैला देकर आश्चर्यचकित हो गई। पवन ने थैले में कुछ भी नहीं रखा था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, पंखुड़ी ने अपनी सामान को बहुत ही बारीकी से सजाई हुई थी। देखा जाए पवन की बात, तो पवन क्या किया था, कुछ लिया ही नहीं था भाई। तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, वो कुछ नहीं लेके जाए, और डिपेंड किसके ऊपर रहेगा। पवन जब शाम को क्रिकेट खेल कर आया तो उसने खुद ही अपनी वस्तुएं पंखुड़ी को दिखाई थी, लेकिन थैले में वस्तुएं न रखे जाने से अब वह चिल्लाना शुरू किया। पवन बोला था जे बहन को, पंखुड़ी तुम मेरा ये सामान है, ये सब सामान मेरे बैग के अंदर डाल के रख देना, मैं खेलने जाता हूँ। ठीक है, पवन को खेला बहुत बड़ी उस समय लगी थी, तो खेलने चला गया अपने सामान को न सजाते हुए, न रखे हुए। तो पंखुड़ी आकर देखा, पंखुड़ी को यह दायित्व दे के गया था, आके देखा कि नहीं है, बैग में सामान नहीं है। तो मैं अपने थैले में सामान रखना भूल गया, तुम अपना थैला भरने के बाद मेरा सामान भी नहीं रख सकती थी क्या? ये कौन बोल रहा है? पवन बोल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अगर भूल जा रहा हूँ, तुम्हें तो भर देना चाहिए, तुम अपना तो सामान भर ली, मेरा भी भर दो। माँ ओ माँ, कौन चिल्ला रहा है ये? माँ ओ माँ, ये बोल रहा है पवन। ठीक है, पवन की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ते हुए रसोई से बाहर आई। देखो माँ, कल सुबह ही हम लोग जाएंगे। पंखुड़ी ने अपना सामान तो ठीक कर लिया है, पर मेरे लिए इसमें कुछ भी नहीं किया, मैं नहीं जाऊँगा। वो बोल रहा है माँ, पंखुड़ी ने तो अपना सामान रख ली, कम से कम मेरा सामान रख देना चाहिए था, इसलिए मैं जाऊँगा ही नहीं, मेरा सामान कोई भर के रखा ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है बच्चे, आप लोग अपना काम खुद करने की कोशिश कीजिएगा, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, माँ ने पवन की भूल को बताते हुए कहा, तुमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें समेट कर क्यों नहीं रखी? इसमें पंखुड़ी की कोई गलती नहीं। माँ जो है पंखुड़ी को बोलती है, जो पंखुड़ी का कोई गलती है नहीं, गलती तुम्हारा है। तुम जब जाने वाला है, तुम्हें अपनी सामान क्या क्या चाहिए तुम खुद उसको समेट कर रख सकता था, गलती तुम्हारी है, परंतु चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत की सभी चीज़ें थैले में सजा कर रख देती हूँ। ठीक है, मम्मी बोलती है ठीक है, तुम्हारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें मैं सजा के रख देता हूँ। ठीक है, देखिए मम्मी जब तक है आपका काम कर देगी, मम्मी के बाद आपका काम कौन करेगा, दैट्स इम्पोर्टेंट। इसीलिए आपका अपने सेल्फ डिपेंड होइए, अपना काम खुद कीजिए। ठीक है, आत्मनिर्भर बनिए। मन मार कर मत बैठो, मतलब मन को खराब कर मत बैठो, मैं तुम्हारा जो सामान है समेट देता हूँ, मम्मी बोलती है। ठीक है, सूर्योदय होने से पहले पंखुड़ी ने खिड़की से बाहर देखा, बाहर अभी भी अंधेरा था। ठीक है, घड़ी में अलार्म लगा दिया था, तथापि वो सोने से डर रही थी। बिस्तर पर लेटी लेटी पंखुड़ी सपने में एक हरे भरे वन में पहुंच गई। आश्चर्य की बात है, देखिए हम सपना कब देखते हैं, ये आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे कहानी दिखाऊंगा नहीं, सुनाऊंगा, सॉरी। सपना कब आता है मालूम है? जब आप कोई भी वस्तु को लेकर गहराई से सोचते हैं और वो सोचते सोचते सो जाते हैं, तो बिल्कुल आपके सपने में भी वही सामान और वही वस्तु दिखता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए वो पंखुड़ी पहले से एक्साइटेड थी, हमें काजीरंगा पार्क देखने जाना है। वो सोचते सोचते वो सोई और उसे हरे भरे वन देखने लगे सपने में। पंखुड़ी को पेड़ पौधे लता फूल आदि बहुत पसंद है, परंतु छोटे शहरों में घर कोने के कारण वहाँ ज़मीन की कमी होती है। देखिए, छोटे छोटे शहरों में घर होने के कारण ज़मीन का कमी हो जाता है, इसलिए पेड़ पौधे आपको देखने को शहर में बहुत कम ही मिलते हैं। खासकर गाँव में जाइएगा, बहुत हरे भरे पेड़ पौधे, हरियाली दिखाई देगी आपको। इसलिए लोग गमले में फूल लगाते हैं, इसलिए लोग देखेंगे अपने बिल्डिंग वगैरह कहीं पे इमारतों के ऊपर
तो गमले में फूल वगैरह लगाते हैं, जो भी वृक्ष रोपण वहीं पे करते हैं। पंखुड़ी ऊंचे वृक्षों को देखती है। हर वृक्ष का रंग अलग है, पत्ते का आकार भी अलग है। तांबुल के पेड़ के पास आम का पेड़ एक समान नहीं दिखता, फिर भी दो भिन्न प्रकार के पेड़ आपस में मिलकर रहते हैं। यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे राइटर कहानी के द्वारा आपको शिक्षा दे रहा है कि हमें भी मिलकर रहना चाहिए। आपने तांबुल के पेड़ देखा होगा, उसमें ज़्यादा पत्ते नहीं रहते हैं, लेकिन आम के पेड़ में बहुत ज़्यादा पत्ते रहते हैं। पत्ते का जो साइज है वो भी अलग है, फल वो भी अलग है, जो वो हाइट है वो भी अलग है। इतना भिन्नता होने के बावजूद भी दोनों आपस में मेल मिलाप से रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आपको भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए जो हमें भी कभी भी झगड़ा, हिंसा, द्वेष ये सब ना करते हुए मेल मिलाप से रहना चाहिए। केले के पौधे के पास ही नींबू का पेड़ है। यहाँ पे और एक बतलाया गया है, केले के पौधे के पास एक नींबू का पेड़ है। मतलब केला का पौधा लंबा है, नींबू का पेड़ उससे बहुत छोटा है, परंतु नींबू का कांटा कभी भी केले के पौधे में नहीं चुभता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, केले का और नींबू का, केला कोमल होता है, उसका अलग ही गुण है। नींबू के अंदर कांटे होती है, वो अलग ही गुण है। गुलाब के अंदर कांटा होता है, उसका अलग ही गुण है, अलग ही डिमांड है। लेकिन कभी भी ये लोग पेड़ पौधे आपस में झगड़ा नहीं करते एक दूसरे को। ये नींबू अपना कांटा कभी भी केले के पेड़ में नहीं लगाता, चुभाता नहीं है, ठीक है। तो यही बोला गया कि हमें भी मेल मिलाप सीखना चाहिए इन प्राकृतिक से। हमें जो कुछ भी सिखाया है ना, प्राकृतिक ही सिखाया है, याद रखिएगा। वृक्ष सभी प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, इसलिए पंखुड़ी को पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं। मतलब पंखुड़ी को पेड़ पौधा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जो भी पेड़ पौधा होता है वो अपना डिसिप्लिन मेंटेन करता है, वो अपनी जो अनुशासन है वो बनाए रखते हैं। हवा अपने समय के अनुसार बहती है, सूर्य समय के अनुसार उठता है और डूबता है, पेड़ पौधे समय के अनुसार फल देते हैं। सब अपना कार्य अपने नियमानुसार कर रहे हैं। इसी बीच घड़ी का अलार्म बज उठा। पंखुड़ी बिस्तर से उठ गई। उसने पवन को भी जगाया और खुद हाथ मुंह धोने के लिए कमरे से बाहर चली गई। पवन और पंखुड़ी ने चाय नाश्ता किया और तैयार होकर घर से निकलने के पहले माता पिता के सामने खड़े हो गए। ठीक है, देखिए, मैं आप अगर बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा कि ये जो वीडियो बन रहा है क्या स्लो हो रहा है। मेरा बोलने का स्पीड अगर स्लो है तो आप बोलिएगा, मैं स्पीड से भी वीडियो बना सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं चाहता हूँ आपको समझ में आए, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्पीड से मतलब नहीं रखिएगा, फिर भी किसी का डिमांड हो सकता है। तो देखिए हुआ क्या, पंखुड़ी को अचानक अलार्म बजता है। पंखुड़ी उठ जाती है, भैया को भी उठाती है, पवन को, और दोनों हाथ मुँह धोते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और माता पिता के सामने खड़े हो जाते हैं रेडी होकर, ठीक है। पिताजी बोले, शिक्षक का साथ मत छोड़ना, उनकी आज्ञा का पालन करना, मैं तुम लोगों के समाचार लेते रहूँगा। पिताजी बोले कि देखो बेटा, तुम लोग टीचर का साथ मत छोड़ना, टीचर के सिवा कहीं पे मत जाना, उनकी आज्ञा का पालन करना। टीचर जो बोलेगा, मतलब गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु परम परमेश्वरम, इसीलिए गुरु का बात हमेशा मान के चलना चाहिए। आप गुरु का बात मानेंगे, गुरु का सही रास्ता पे चलेंगे तो आपका जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए यहाँ पे टीचर भी उनके पिताजी भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि देखो पंखुड़ी और पवन, तुम दोनों गुरु का साथ नहीं छोड़ना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। तुम लोग का समाचार मैं लेते रहूँगा, तुम्हारे टीचर को फ़ोन वगैरह करके मैं तुम्हारी समाचार लूँगा कि तुम लोग क्या कर रहा है। माँ ने कहा, तुम लोग विश्व प्रसिद्ध अरण्य के भ्रमण पर जा रहे हो, वन से बहुत सी बातें सीखी जा सकती है, जितना चाहो सीखने की कोशिश करना तथा अपनी अपनी चीज़ें संभाल कर रखना, दैट्स इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मम्मी एक और शिक्षा दे रही है कि देखो बेटा, तुम लोग काजीरंगा जा रहे हैं ना, ये विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड में भी फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, इसीलिए तुम लोग इस अभ्यारण्य में जाके बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ ज्ञान अर्जन कर सकता है। सो ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करना जारी रखना और अपनी चीज़ें को संभाल कर रखना। पंखुड़ी और पवन ने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, ये जरूरी होता है। आप भी अपने मम्मी पिताजी का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। मम्मी पिताजी का आशीर्वाद के सिवा आपको किसी की आशीर्वाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, भ्रमण का आनंद। अब यहाँ से एक अलग पैराग्राफ, अलग थोड़ी हम कहानी को अलग रास्ते में मोड़ेंगे। हम देखेंगे कि भ्रमण में क्या क्या हमें आनंद मिलता है, ठीक है। हम जब जाते हैं, खुशहाली जो होती है क्यों होती है, क्या कारण होता है, वजह क्या होता है, ठीक है। नाच गान के शोरगुल के बीच दोनों बसें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की ओर बढ़ चली।
यहाँ पे देखिएगा 2 बस थी, दोनों बसें वहाँ पे माइक वगैरह लगा था, बच्चे नाच गान कर रहे थे, शोरगुल कर रहे थे, और दोनों बसें काजीरंगा नेशनल पार्क की ओर स्टार्ट हो गई और चलना शुरू कर दी। ठीक है, छात्र छात्राओं ने इस तरह एक साथ भ्रमण का आनंद इससे पहले कभी प्राप्त नहीं किया। जो वहाँ पे छात्र थे, स्टूडेंट थे, उन लोगों ने भी इस तरह का माहौल पहले नहीं देखा था, इतना आनंदित भी नहीं थे। सब एक साथ कहीं घूमने जाना, बस में नाच गान होना, आनंदित, ये सब उन लोगों को नहीं मिला था। इससे पहले बस में शिक्षकों ने छात्र छात्राओं के बीच उनका नेता चुन दिया। जिस तरह होता है कि आप देखे होंगे जो स्कूल में कैप्टन बना दिया जाता है, उसी तरह बस के अंदर भी एक स्टूडेंट को कैप्टन बना दिया गया। छात्र छात्राओं की गिनती और उनकी असुविधाओं पर ध्यान देने की दायित्व पंखुड़ी और विदिशा को दे दिया गया। ठीक है, पंखुड़ी और विदिशा, इन दोनों को, विदिशा भी एक लड़की थी, पंखुड़ी तो पवन की बहन ही थी, छोटी बहन, तो इन दोनों को दायित्व दिया गया। दोनों को देखो, तुम दोनों को, पंखुड़ी और विदिशा, तुम लोग यह ध्यान देना कि किन बच्चों का क्या असुविधा हो रही है, हमें आके बोलना, प्लस छात्रों को काउंटिंग करके रखना, कौन छात्र किधर जा रहे हैं, ये भी ध्यान देना तुम लोग का दायित्व है। विद्यार्थियों के बीच लंच पैकेट एवं पानी के बोतल बांटने का दायित्व 9वीं कक्षा के छात्र सौरभ और आफ्ताब को दिया गया। अब जो लंच होगा, सुबह का नाश्ता जब करेंगे और दोपहर का नाश्ता जो भी होगा, जो भी लंच वगैरह होंगे, उसके दायित्व दिया गया सौरभ और आफ्ताब को कि तुम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूट करना और सही तरीके से। ठीक है, सौरभ को यह काम थोड़ा कठिन लगा। उसने कहा, सर, पंखुड़ी और विदिशा लंच पैकेट बांटने का काम करेगी। सौरभ को यह थोड़ा कठिन लगा, इसलिए उसने बोला, सर, ये काम हम पंखुड़ी विदिशा को भी दे सकते हैं, वो लोग लंच पैकेट बांट सकेगी और हम लोग पंखुड़ी और विदिशा की हिस्सा का काम करेंगे। हम लोग लड़कों के उत्पात मचाने पर और उसे अनुशासन रख सकेंगे तथा उनकी असुविधाओं पर ध्यान देंगे। वो बोला, देखिए सर, पंखुड़ी विदिशा ये काम कर लेगी और उन लोग का जो काम है, उन लोग का काम आप दिए थे कि ये डिसिप्लिन को मेंटेन करा के रखना है, छात्रों के बीच अनुशासन को बनाए हुए रखना है, तो वो यह हम लोग कर लेंगे। आफ्ताब ने सौरभ के बातों का समर्थन किया। तब गणित के शिक्षक रंजीत हाजरिका महाशय ने गुस्सा होकर कहा, काम करने के लिए लड़का लड़की की कोई फर्क नहीं, जैसा काम दिया गया वो ऐसा करो। ठीक है, अब आफ्ताब और सौरभ को बोला, जो देखो तुम लोग, ऐसा नहीं होता है कि लड़का और लड़की में काम बटा हुआ है, कोई भी काम कोई कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए तुम लोग को जो काम दिया गया है, जैसा कहा गया वैसा करो। पंखी और विदिशा को जो काम दिया गया है उसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं, उन्हें लंच पैकेट बांटने का काम देने पर भी वे कर देगी, अर्थात वे दोनों काम आसानी से कर सकती है। ठीक है, तुम लोग केवल एक ही काम कर सकते हो, दूसरा नहीं। अब बताओ कमज़ोर कौन है, सौरभ और आफ्ताब ही ना। सौरभ शर्माते हुए बोला, सर, मैं कर लूँगा। सौरभ की बात सुनकर सभी हंस पड़े। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या, टीचर बोल रहे हैं, टीचर कौन थे, रंजीत हजारिका। वे क्या कि अगर मैं दोनों काम पंखुड़ी और विदिशा को दे देता हूँ ना, तो वो ये दोनों लड़कियाँ दोनों काम ही कर लेगी, लेकिन तुम लोग दोनों नहीं कर सकता, एक ही कर सकता है। तो बताओ जो कमज़ोर कौन कहलाएगा, तुम लोग कमज़ोर कहलाओगे, तुम लोग दोनों नहीं कर सकते। इसी में थोड़ा शर्म लगा, शर्माते हुए सौरभ का, सर ठीक है, मैं अपना काम कर लूँगा। ठीक है, और ये बात सुनकर सभी विद्यार्थी हंस पड़े। विज्ञान की शिक्षिका मालविका मैडम ने उस स्वर में कहा, प्रिय छात्र छात्राओं, मेरी बात ध्यान से सुनो। वहीं पे देखिए कौन कौन टीचर का नाम आएगा, आप जरूर यहाँ पे नोट कीजिएगा। विज्ञान की जो शिक्षिका थी, विज्ञान की जो मैडम थी, उनका नाम था मालविका मैडम। मालविका मैडम ने थोड़ी ऊंची स्वर में, ऊंची आवाज़ में कहा, प्रिय छात्र छात्राओं, मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी चुप हो गए मैडम की बात को सुनने के लिए। मैं कुछ दिनों तक तुम लोगों पर ध्यान देती रहूँगी। तुम लोग अपने साथियों के साथ अच्छी तरह रहना, गुरुजनों की बातें मानना तथा इन दिनों क्या क्या देखे, क्या क्या सीखे, सब कुछ अपनी अपनी नोट डायरी में लिखते जाना। सबके स्वर से हाँ कहा, सबने स्वर से हाँ कहा। मैडम बोलिए, देखो तुम लोग पे मैं नज़र रखूँगी कुछ दिन, तुम लोग सबका, गुरुजनों का बात मानना, ठीक है, डिसिप्लिन से रहना, अपना काम खुद करना, और प्लस जो भी इम्पोर्टेंट वस्तु देखोगे, जो भी हिस्टोरिकल, जो वैसे तो हिस्टोरिकल प्लेस ही कहलाएगा, ये सब देखोगे तो तुम लोग वहाँ पे
अपनी डायरी में नोट करना, ठीक है। इसके बाद थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद असमिया भाषा के विषय शिक्षक तपन बरुआ ने कहा, प्रारंभ किया। तपन बरुआ जो है असमिया भाषा, असमीज जो लैंग्वेज के लिटरेचर के, असमीज लिटरेचर के वो टीचर है। तो उन्होंने क्या कहा, तुम लोग जानते हो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व विख्यात है। तुम लोग को मालूम है कि ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये वन राइनो मतलब एक सींग वाला गेंडा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, पहले से है। लेकिन हम लोग तुम्हें केवल गेंडा दिखाने के लिए यहाँ नहीं लाए हैं। तुम लोग को सिर्फ गेंडा दिखाने नहीं लाए हैं, तुम लोग जंगल के पेड़ पौधे, लता एवं अन्य प्रकार की घासों की अच्छी तरह देखना। इस धरती पर किसी भी चीज़ का जन्म यूं ही नहीं हुआ है। हाँ, ये टीचर का कहना बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने क्या शिक्षा दी है। टीचर जो कहे कि देखो, धरती पे जो भी वस्तु आई है ना, कोई भी वस्तु, एक साधारण पेड़, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर से दिया हुआ प्राप्त है। एक्चुअल में जो खजाना पृथ्वी पे है ना, कुछ भी हो, एक घास ही क्यों ना हो, वो भी जरूरी है, उसका भी अलग ही रोल होता है। मतलब सब जरूरी की वस्तुएं, हाँ हो सकता है हम लोग 180 इस तरह ब्रिज और तत्वों का खोज करके, मतलब 180 कुछ ज़्यादा ही है, तो हम लोग अभी भी बहुत सारे ऐसे ब्रिज पेड़ पौधे हैं जिनका अभी भी हम लोग को उसकी उपयोगिता के बारे में पता नहीं चला है। साइंस इस पे अभी भी काम कर ही रहा है, ठीक है। जिस प्रकार पेड़ जरूरी है ना, उसी प्रकार कीट पतंग भी आवश्यक है। देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा जे खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। तो हर वस्तु, ये पर्यावरण जो है ना, इन्वायरमेंट जो है, ये इन्वायरमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर चीज़, हम भी जुड़े हैं, कीट पतंग भी जुड़े हैं, पेड़ पौधा भी जुड़ा है, या आसमान धरती भी जुड़ी है, गाछ वृक्ष भी जुड़ा हुआ है। मतलब हर कोई किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यही है खाद्य श्रृंखला, आप लोग पढ़िएगा बाद में। तो हुआ क्या, कीट पतंग भी आवश्यक है। पेड़ पौधे के अलावा बहुत से जीव जंतु वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ पौधे का रोल आपको मालूम ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यानी मनुष्य और पेड़ पौधों के बीच में संतुलन बना हुआ है। याद रखिएगा, मनुष्य नहीं होने से पेड़ पौधे नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होने से मनुष्य नहीं होगा। अब बोलिएगा सर ऐसा कैसे? ऐसा ही होगा, हम दोनों आपस में संतुलन बना के रखे हैं, ठीक है, मेजरमेंट करके। अच्छा, यही ऑक्सीजन मनुष्यों को स्वस्थ और जीवित रखता है। हम चिकित्सालयों में बहुत से रोगियों को ऑक्सीजन मास्क पहनकर सांस लेते हुए देखते हैं। आप लोगों ने देखा है कि साइंस क्या किया है, विज्ञान के जरिए हम लोग ऑक्सीजन को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और जिस रोगियों को, जिस मरीजों को ऑक्सीजन सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बीमारियाँ होती है, उसे हम लोग यह मास्क लगा देते हैं ऑक्सीजन का, जिससे वो ऑक्सीजन ले सकता है। समुद्र के भीतर भी जाने वाले गोताखोर इसी प्रकार के ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पीठ में बांध कर ले जाते हैं। आप लोगों ने ये भी गौर किया होगा, नोटिस किया होगा, समुद्र के अंदर जो भी गोताखोर होता है, यानी पनडुब्बी बोला जाता है, जो पानी के अंदर जाता है और बहुत चीज़ खजाना वहाँ से लाता है, खोज कर, अमूल्य चीज़, धातु है, मेटल वगैरह कुछ भी हो, तो वो लोग अपने पीठ के ऊपर ना ऑक्सीजन सिलेंडर बांधता है और नाक में, मुंह में लगा लेता है ताकि सांस ले सके। किंतु हमें तो ऑक्सीजन मुफ्त में ही मिल जाती है, मनुष्य कहीं भी रहे, लेकिन 35% से कम ऑक्सीजन मिलने पर उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक नोट करने, साइंस की बात आ गई कि एक मनुष्य के अंदर 35% कम ऑक्सीजन रहने से उसके शरीर में ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने की मात्रा, लेने की मात्रा अगर 35% से कम हो, 35% से कम हो, तो वह मतलब स्वस्थ नहीं रहता है, वो बीमार रहता है, ठीक है। हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, हमें उतनी ही अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे और ज़रूरी बात है, आप पहाड़ पे जाइएगा यानी ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटेगा और ऑक्सीजन की मात्रा भी कमेगा। इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कमने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। देखिए, वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नया स्टूडेंट जो भी है ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुँचे।
और आप इसका फ़ायदा ले सकें और ये एग्ज़ाम में आपका बहुत हेल्प करेगा। बाय द वे जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, इस जो पहला जो पार्ट है पार्ट 1, देखिए मैं पूरा और एक बात इन्फॉर्मेशन करना चाहता हूँ। हिंदी का बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है, चाहे पद हो गया, चाहे नमक का दारोगा हो गया, दंतुरित मुस्कान हो गया, जितने भी है चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बारीकी से समझाया हूँ। पूरा प्लेलिस्ट हिंदी प्लेलिस्ट नाम से आपको मिलेगा यहाँ पे, इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा वीडियो मिलेगा आपको, जो इच्छा है देख सकते हैं। आप अगर स्कूल में पढ़े हैं, टीचर पढ़ा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मेरे वीडियो देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। बहुत ही सरल भाषा का यहाँ पे मैं इस्तेमाल किया हूँ। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी ना कीजिएगा तो एक थैंक्स ज़रूर लिखिएगा मेरे लिए। और हम इसके बाद पार्ट 3 बनाएंगे, पार्ट 4, पार्ट 5 आपको पूरा मिलेगा, प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा आपको, वहाँ पे पूरा वीडियो आप देखिएगा। पार्ट 1 का ये प्लेलिस्ट यहीं पे मिलेगा, आप जरूर देखिएगा। पार्ट 2 अब पार्ट 3 भी आएगा, हम पूरा कवर करेंगे, प्लस क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।